हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे फिजिक्स को, यानी कि साइंस से रिलेटेड हम लोग भौतिकी विज्ञान को जानेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बुक्स हम कवर कर रहे हैं वह एस के झा सर की है। एस के झा सर की जो पब्लिकेशन आई है उससे हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, जो कि अभी वर्तमान में आपके आने वाले एग्जाम एनटीपीसी और खास करके ये जो बुक तैयार की गई है आपके रेलवे को लेकर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। एस के झा सर को एक समय पे हमने भी उनसे पढ़ा था, तो ये एक बेहतरीन टीचर हैं और इनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है फिजिक्स की। इनके द्वारा साइंस की तीनों सेगमेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लिखी गई है। तो आशा करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आपको इसके प्रश्न भी अच्छा लगेगा। साथ ही आपके आने वाले अभी जो एग्जाम्स है बिहार फॉरेस्टर और बीपीएससी, इन सभी एग्जाम्स में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसको देखेंगे एक एक प्रश्न को, और इसमें जो हम आपको कराएंगे वह सिर्फ रहेगा ऑब्जेक्टिव। जितने भी फिजिक्स से संबंधित जितने भी चैप्टर हैं उनमें जितने ऑब्जेक्टिव हैं वो सभी को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये आप एक बार इस कंटेंट को जरूर ध्यान में रख लें। जैसे पहला चैप्टर है मात्रक एवं बीमा, दूसरा सदिश सदिश, तीसरा गति और वेग, चौथा प्रक्षेप गति। इस तरह से कुल इसमें 19 चैप्टर है। 19 चैप्टर है और 19 चैप्टर का सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। साथ ही जो लोग हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और आने वाली आगे की सभी वीडियोज के लिए तैयार रहें। तो चलिए शुरू करेंगे एक एक प्रश्न को। आपको अगर हो सके प्रश्न ना दिखे तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए इसमें जो है प्रश्न है यहाँ से ऑब्जेक्टिव। पहला प्रश्न है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। आगे के कुछ प्रश्न 7 प्रश्न शायद पीडीएफ एडिट करने में छूट गई है। ठीक है, तो देखेंगे 8 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो एसआई मात्रक होता है एम्पियर। अगला प्रश्न शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। शक्ति की इकाई को कहा जाता है वॉट। आप लोग आराम से सुनते चलें। दबाव की एसआई इकाई है। दबाव की एसआई इकाई होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। अगला प्रश्न डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट है। पृथ्वी से सूर्य तक की अनुमानित दूरी कहलाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक मिनट, थोड़ा पेन को बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। अगला प्रश्न बल की एसआई यूनिट क्या है। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। अगला प्रश्न है 13 नंबर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की इकाई है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का। प्रश्न संख्या 14 प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होती है ओम मीटर। प्रश्न है 15 नंबर निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। इन सभी में जो बल और उत्क्षेप बल है उसकी भौतिक राशि एक है। अगला प्रश्न है 16 नंबर मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है। मीटर प्रति सेकंड या त्वरण का इकाई होता है। इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाएं। साथ ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं बीपीएससी की तैयारी करने के लिए अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर जाते ही आप बीपीएससी की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए हमारा कोड यूज करें AMAR10 AMAR10। आपको वहां पर इंस्टेंट 10% की डिस्काउंट दी जाएगी। इनके सभी जानकारी और ऐप कैसे डाउनलोड करें ये सभी जानकारी आपको इन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगला प्रश्न है 18 नंबर निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। तापमान की एसआई इकाई होती है केल्विन। अगला प्रश्न 19 नंबर दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। इन सभी में जो सापेक्ष राशि नहीं है वह है समय। अन्य सभी वेग, दूरी और त्वरण इस सापेक्ष राशि है। अगला प्रश्न है एक एटमॉस्फेरिक बराबर होता है। एक एटमॉस्फेरिक बराबर होता है
1.01 गुने 10⁵ पास्कल। पीए का मतलब है पास्कल, यानी कि दाब का मात्रक है पास्कल। अगला प्रश्न 21 नंबर, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक होता है जूल। न्यूटन जो है बल का मात्रक है। वाट जो है शक्ति का। डाइन जो है यह भी बल के मात्रक के ही रूप में आता है। अगला प्रश्न 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता इकाई को मापता है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। समुद्री मील जिसे नॉटिकल मील भी बोला जाता है, यह नौ संचालन में दूरी की इकाई है। और डॉब्सन जो है यह डॉब्सन ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। डॉब्सन जो है यह जल की बहाव को मापता है। 23 नंबर प्रश्न है, भार की एसआई इकाई क्या है। न्यूटन। अगला प्रश्न 24 नंबर, संवेग की इकाई क्या है। संवेग की इकाई है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 25 नंबर, उद्योग में शक्ति की इकाई है। उद्योग में शक्ति की इकाई होती है अश्वशक्ति, यानी कि हॉर्स पावर, जिसे एचपी बोला जाता है। और एक एचपी बराबर हमने अभी बताया 746 वाट। और इसे भी ध्यान रखेंगे प्रश्न को उद्योग में, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसी है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, जबकि घनत्व, विस्थापन और दाब की अपनी यूनिट है। प्रश्न है 27 नंबर, प्रतिदीप्त यानी प्रदीप्त ल्यूमिनेशन का माप निम्न में से किसका उपयोग करने के की जाती है। यह किया जाता है लक्स मीटर से। 28 नंबर प्रश्न है, आवेग का मात्रक है। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। प्रश्न है 29 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। ऊर्जा की इकाई के समान है कार्य। अगला प्रश्न 30 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके नीचे दिए गए कोट से सही विकल्प का चुनाव करें। तीन सभी में भौतिक राशियां हैं और मात्रक है। तो त्वरण का मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल का मात्रक त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का न्यूटन। कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेग का मात्रक होता है न्यूटन इंटू सेकेंड। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 31 नंबर, कोणीय विस्थापन का मात्रक है। कोणीय विस्थापन का मात्रक है रेडियन। साथ ही आप लोग को बता दूं, आप अगर बिहार दरोगा 2021 वाली जो भी वैकेंसी 2213 पोस्ट की है उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा उसके लिए एक अलग कोर्स भी चलाया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क करें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 32 नंबर, एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर है। एक पारसेक बराबर है 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न 33 नंबर, एक नैनोमीटर बराबर होता है। एक नैनोमीटर बराबर होता है 1/10⁹ मीटर। अगला प्रश्न, एक पिकोमीटर। एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। आगे, एक जूल। एक जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। इन सभी को ध्यान में रखते चलेंगे। अगला प्रश्न है 36 नंबर, पास्कल इकाई है। पास्कल इकाई है दाब की। प्रश्न है 37 नंबर, कैंडेला मात्रक है किसका। कैंडेला जो मात्रक है ज्योति तीव्रता की मात्रक है। आगे प्रश्न है पारसेक। पारसेक इकाई है दूरी की। दूरी की इकाई होती है पारसेक। अब आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, आगे जो ये है कुछ न्यूमेरिकल्स भी दिए गए हैं, उसे छोड़ करके हम लोग चैप्टर वाइज सिर्फ ऑब्जेक्टिव को कर रहे हैं। तब ये दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है। तो इसमें पहला प्रश्न है, अदिश राशि के उदाहरण है बल, त्वरण, तापमान और संवेग। अदिश राशि वैसी राशि को कहा जाता है जिसमें सिर्फ परिणाम होता है, दिशा नहीं। तो इसमें तापमान जो है यह अदिश राशि है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां सदिश है। इसमें सभी राशि सदिश राशि वैसी राशि को कहा जाता है जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। तो यहां देखेंगे तो वेग, त्वरण और बल यह सदिश राशि है। तीसरा प्रश्न है, सदिश राशि के उदाहरण है। सदिश राशि के उदाहरण है बलाघूर्ण।
आगे प्रश्न है, शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए समान परिमाण के आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या है। आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या है 2। शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए समान परिमाण के लिए जो आवश्यक राशि होती है वह है 2 सदिश और अदिश। आगे दो राशियों के गुणनफल से प्राप्त राशि होता है सदिश और अदिश, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अदिश गुना अदिश बराबर क्या? अदिश गुना अदिश बराबर होता है अदिश, ऑप्शन बी। प्रश्न है, समानांतर चतुर्भुज बल के नियम मूलतः कितने परिणाम की गणना के लिए प्रयुक्त किया जाता है? यानी समानांतर चतुर्भुज बल के नियम के लिए कुल 2 बल का प्रयोग किया जाता है। 8वां प्रश्न है, किसी सदिश का घटक होता है। किसी सदिश का घटक होता है सदिश के परिमाण के बराबर या इससे कम। इसका पीडीएफ अगर आप लोग चाहिए तो हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ ही वहां पर व्हाट्सएप और फेसबुक पर हमें जरूर ज्वाइन करें। आगे है न्यूमेरिकल, तो इसे छोड़ करके हम लोग चलेंगे अगले चैप्टर में। यह है तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर में पहला प्रश्न है, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है वेग, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। किसी पिंड का वेग समान रूप से कहा जाएगा जब मान और दिशा दोनों नियत होती है, यानी कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट रहने पर। अगला प्रश्न, चाल, दूरी और समय का सही संबंध है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। अगला प्रश्न, तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में त्वरण शून्य हो। जब वस्तु में त्वरण शून्य होता है तब तात्कालिक वेग और औसत वेग बराबर होते हैं। अगला प्रश्न, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है पिंड का वेग समरूप रहने पर। प्रश्न है, मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है गिरने के समय का वर्ग के। यानी कि मुक्त अवस्था में कोई पिंड द्वारा जो तय की गई दूरी होती है वो समान अनुपात में होता है गिरने के समय का वर्ग का। अगला प्रश्न है, 5 किलोग्राम की वस्तु का पर 40 न्यूटन के बल को लगाने से प्राप्त त्वरण होगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 40/5 करेंगे जब हम, तब त्वरण बराबर होता है ए बराबर एक्सीलरेशन बराबर फोर्स बाय जो वेट होती है यानी वॉल्यूम, उसका जो द्रव्यमान है उसके लिए। आगे है, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति असमान गति का एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो वस्तु नियत वेग से चल रही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है? शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है बी और सी। यहां पर कोई भी विस्थापन नहीं है इसलिए। अगला प्रश्न, गति का दूसरा समीकरण और डैश और समय के बीच संबंध देता है। गति का दूसरा समीकरण जो है यह स्थिति और समय के बीच के संबंध को बताती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? चाल के साथ गति निर्दिष्ट करता है वेग। अगला प्रश्न है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? वैज्ञानिक शब्दावली में जाना जाता है वेग के रूप में, ऑप्शन नंबर ए। आगे, वेग में परिवर्तन लगने वाला समय कहलाता है त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। अगला प्रश्न, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से जो कथन सत्य है वह है कार का वेग निरंतर बदल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है अगला, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? यानी कि कोई वस्तु एक समान गति से गति करता है तो उसका त्वरण होती है 0।
प्रश्न है डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो यह होता है दूरी और विस्थापन के लिए। अगला प्रश्न, वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है विस्थापन। ऑप्शन नंबर डी जो है विस्थापन वह है वेग और समय का गुणनफल, वेग गुने समय बराबर होता है विस्थापन। अगला प्रश्न, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। अगर वस्तु द्वारा दूरी तय की गई शून्य है तो विस्थापन भी शून्य होता है, क्योंकि विस्थापन जो है वह जितनी दूरी चली जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान, उसके बीच में जो दूरी होती है वही विस्थापन कहलाता है। अगला प्रश्न, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य होगा। यानी कि जहां से चलना शुरू किया और पुनः वहीं पर लौट जाए तब वहां पर विस्थापन शून्य होती है। अगला प्रश्न, विस्थापन की परिवर्तन के दर को वेग कहा जाता है। ध्यान रखेंगे विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। अगला प्रश्न, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे कहा जाता है असमान गति। यानी कोई वस्तु समान समय अंतराल में और असमान दूरी तय करे तो वह कहलाता है असमान गति। अगला प्रश्न, निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है, t सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न के समानुपाती होगा। t सेकंड में तय की गई दूरी होगी t⁻3/2। आगे, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो कहा जाता है कि वह गतिशील है। यानी कि एक सापेक्ष समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति भी बदलती है तो वस्तु गतिशील कही जाती है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का त्वरण इसके वेग में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। ध्यान रखेंगे किसी वस्तु का जो त्वरण है वह प्रति इकाई समय जो है वेग में परिवर्तन को दर्शाता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रक है। वेक्टर यानी कि सदिश राशि जो है वह है वेग। अगला प्रश्न, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है वेग। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है वेग समय ग्राफ। अगला प्रश्न है 29 नंबर, शून्य त्वरण का अर्थ है। शून्य त्वरण का अर्थ होता है वस्तु का वेग स्थिर होना। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है धनात्मक त्वरण का अर्थ है। ध्यान रखेंगे धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है वस्तु का वेग बढ़ते जाना, यानी कि वस्तु का वेग बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, गति का द्वितीय समीकरण है। गति का द्वितीय समीकरण जो होता है एस बराबर ut प्लस हाफ at², जहाँ पर ut जो है यह प्रारंभिक वेग, u जो है प्रारंभिक वेग और t समय को दर्शाता है, a एक्सीलरेशन है। अगला प्रश्न, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में समान त्वरण होता है। अगला प्रश्न, वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। कौन सी ऐसी भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो वह है दूरी। दूरी आप चाहे राउंड में चलो या अक्र वक्र चलो, कहीं भी दूरी आपकी ऋणात्मक नहीं होती है। या आप एक स्थान से चल करके पुनः उसी स्थान पर आए तो यह जो चली गई है वह कुल आपकी दूरी कहलाती है। अगला प्रश्न, कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है, यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या है। यानी कि कोई पिंड जो है वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप में फेंका जाता है और यह h ऊंचाई पर पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है, तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात अनंत होगा। यानी कि दूरी जो है, दूरी तो तय किया, अब कितनी दूरी तय की यानी h ऊंचाई, जबकि विस्थापन यानी कि वो पुनः उसी स्थान पर आ जाता है तो विस्थापन शून्य होता है।
तो यह होगा अनंत। आगे, किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है। पिंड गतिशील है किधर? बदलते हुए त्वरण से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है कि उसकी तत्क्षणिक चाल को, यानी कि किसी वाहन की जो गति मापे जाता है ओडोमीटर में, वह उसके तत्क्षणिक चाल को, त्वरित चाल को ही बताता है। अगला प्रश्न है, एक समान त्वरण पर गति के समीकरण में कौन सा समीकरण सही है? एक समान त्वरण पर, ध्यान रखेंगे, एक समान त्वरण पर गति के समीकरण जो सही है, v बराबर u प्लस at। v है अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, a है त्वरण और t है समय। अगला, एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है, गति में परिवर्तन होगा। यानी कि कोई पिंड जो है u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप में एक फर्श से टकराता है और फिर उसी गति से, यानी कि पहले नीचे टकराता है और फिर ऊपर उछलता है, तो गति में परिवर्तन होगा -2u। अगला, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। प्रश्न है आगे, एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर होता है परंतु वेग चर होता है। एक समान वृत्तीय गति जो है उसमें चाल जो है अचर है और वेग चर होती है। अगला प्रश्न, वेग v से चलती हुई कार का ड्राइवर a दूरी पर अचानक सामने एक चौड़ी दीवार देखता है, उसे निम्नलिखित करना चाहिए। यानी कि वेग v से, यानी कि उसकी कोई चाल है, उससे चलती हुई कार में बैठा ड्राइवर a दूरी पर अचानक चौड़ी दीवार को देखने पर वह क्या करेगा? या तो वह तेजी से ब्रेक लगाएगा या तेजी से मोड़ लेगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है, पिंड का त्वरण समरूप रहेगा तब। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मुक्त अवस्था में, यानी कि फ्री स्टेट में जब अगर गिरता है, गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है गिरने के समय के वर्ग का। आगे प्रश्न है, मोटर गाड़ियां ए एंड बी, ये दो मोटर गाड़ी है के दूरी समय ग्राफ से पता चलता है कि दूरी समय ग्राफ से पता चल रहा है कि पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चली है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? इसमें जो है एक तरफ वेग है, दूसरी तरफ समय, तो यह प्रदर्शित करता है हमें एक समान त्वरण को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, शून्य में से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान त्वरण होती है। प्रश्न है आगे, एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है तो वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है, पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है d² s बटा dt²। आगे प्रश्न है, यहाँ ध्यान देंगे, ये शायद बुक एडिटिंग में प्रॉब्लम हुई है, 58 के बाद 49 नहीं 59 नंबर प्रश्न है। आगे, एक कण एक समान वेग से गतिमान है, कण की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह कथन सत्य है, इसकी त्वरण शून्य है। अगला जो है, यह 50 जो है यहाँ पर 60 होना चाहिए था, यह पूरे का पूरा यहाँ जो नंबरिंग दी गई है वह गलत प्रिंट है। आगे है प्रश्न है, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण शून्य होता है। प्रश्न है, मंदता का अर्थ ऋणात्मक त्वरण है, यानी जो मंदता दर्शाता है वह ऋणात्मक त्वरण को दर्शाती है, रिटार्डेशन कहा जाता है उसे। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का एक समान त्वरण है, यानी कि किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपात हो तो वस्तु एक समान त्वरण में होगी। प्रश्न है,
डैश एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप कहलाती है त्वरण। त्वरण जो है एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है। अगला प्रश्न, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल है। पीछे के पहिए पर घर्षण बल है पश्चिम दिशा में, यानी कि पीछे की दिशा में। अगला प्रश्न, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो गति होती है। तो गति होती है एक समान। अगला प्रश्न देखेंगे, समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है, दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय होगा। दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय होगा बिल्कुल समान, क्योंकि समान त्रिज्या की एक लोहा है और गेंद की लकड़ी यानी कि लकड़ी की गेंद है। अगर निर्वात में क्या होती है तो दोनों की शून्य हो जाने के कारण समान आएगा। अगला प्रश्न, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ होता है। वेग समय ग्राफ होता है सरल रेखा में। तो ये थे, अब आगे के प्रश्न देखेंगे जो भी हैं। अब यहाँ है अगला चैप्टर। प्रश्न नंबर 1, चिमटा यानी कि फायर टोंग्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। यानी कि उत्तोलक चैप्टर से संबंधित प्रश्न है। चिमटा जो है यह तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। उत्तोलक कुल 3 प्रकार के होते हैं, उसमें से चिमटा तीसरे नंबर का। अगला प्रश्न, मशीन की दक्षता यानी कि कैपेसिटी होती है 100% से कम। अगला प्रश्न, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रश्न है, यह भार W है और प्रयास P है तो यांत्रिक लाभ होगा। यानी कि यहाँ पर यह के जगह पर बहुत सारी टाइपिंग मिस्टेक है। यदि भार W है और प्रयास P है तो यांत्रिक लाभ होगा W/P। आगे, निम्नांकित में से कौन सा श्रेणी 1 लीवर का उदाहरण है। श्रेणी 1 लीवर का यानी कि तो वह है प्लायर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है। यांत्रिक लाभ के लिए सही है भार/आयास। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। इनमें जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है जिसमें बीच में भार लगता है वह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है, वह है तराजू। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे आपकी जैसे रिस्पांस रहेगी उस हिसाब से हम आगे के पार्ट्स भी लाएंगे। ये हमारा पार्ट 1 था। अब आगे आप लोग अगर सही पॉजिटिव रिस्पांस आपका कमेंट आता है कि ये वीडियो आगे बनाई जाए, तब आगे इसके सभी पार्ट को कराए जाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आए होंगे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक पेज पे, टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर। इन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ ही बीपीएससी की तैयारी करने वाले लोग हमारे अनअकैडमी से भी जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी पर जाएंगे, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करेंगे और वहाँ अमर 10 कोड को यूज करेंगे, तब आपको 10% की डिस्काउंट दी जाएगी। तो आज ही अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करें। सभी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। 10% डिस्काउंट के लिए आपको अमर 10 कोड यूज करना ही होगा। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, धन्यवाद। अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लासेज कैसे ज्वाइन करें। अभी हाल ही में 2 दिसंबर से फ्री क्लासेज चल रही है, जिनमें आप आनंद प्रकाश सर की, अभय प्रताप सर की और भी एक्सपीरियंस टीचर के बारे में जान सकते हैं और उनके स्पेशल क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इन सभी का क्लास ज्वाइन करेंगे, वो सभी आपके एक्सपीरियंस टीचर हैं। किन्हीं की 14 साल की, किन्हीं की 10 साल की, 12 साल की एक्सपीरियंस है। उन सब से जुड़ने के लिए आप कैसे अटेंड कर सकते हैं लाइव क्लासेज, तो आप जाएंगे अनअकैडमी ऐप पर और वहां पर गेट सब्सक्रिप्शन को लेंगे, वहां से आप अटेंड कर सकते हैं लाइव क्लासेज। साथ ही पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए किसी भी वीडियोज के नीचे आपको डाउनलोड, व्यू पीडीएफ और शेयर के ऑप्शन होंगे, वहां पर आप व्यू पीडीएफ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
साथ ही डॉट क्लियर करने के लिए हाउ टू क्लियर डॉट्स पे आप जाएंगे किसी भी वीडियो के सेशन में, वहाँ पर आपको डॉट क्लियरिंग सेशन डेली चलाई जाती है। वहाँ जाकर के आप अपने डॉट्स क्लियर कर सकते हैं और अपने सपने को साकार करने के लिए यानी बीपीएससी को साकार करने के लिए आपके मन में जो भी डॉट है, चाहे वह बीपीएससी से संबंधित या आपके क्वेश्चंस आंसर से संबंधित, उसे आप क्लियर कर सकते हैं। अब आपको इसमें फीचर दी जाती है डेली क्यूज का। तो हाउ टू अटेम्प्ट क्यूज में आप जाएंगे तो आपको वीडियो सेशन में शेड्यूल जो होती है वहाँ पर वीकली क्यूज का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से आप वीकली क्यूज भी कर सकते हैं। आगे चलें तो आगे आपको इसके सब्सक्रिप्शन कैसे लेने हैं। आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करेंगे। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद मेनू बार में साइड में आपको 3 डॉटेड लाइन दिखेंगे, वहाँ पर जाकर बीपीएससी सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करेंगे। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करते ही आपको इस तरह के इंटरफेस दिखेंगे, जहाँ पर आप ले सकते हैं 1 महीने का कोर्स, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का और 24 महीने का। इन सभी में आपको 12 महीने का कोर्स लेना चाहिए, सबसे मोस्टफुली है। आप 1 साल में अच्छी तैयारी कर सकते हैं बीपीएससी के लिए। आप चाहें तो 2 साल का कोर्स भी खरीद सकते हैं। और इन सभी में सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमारे द्वारा इंस्टेंट डिस्काउंट पाने के लिए 10% डिस्काउंट आपको दी जाएगी जब आप हमारे रेफरल कोड के बाद रेफरल कोड डालने के बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे, आपका अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पूरे हो जाएंगे। तो आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी ऐप को और अपने सपने को साकार करें। धन्यवाद।